नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे शो में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डीएस नेगी साहब, जो यूं कहिए कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको हम देश का भविष्य कहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखी एक पहल शुरू की है। और इनका मानना है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल की क्लासों के अंदर नहीं, क्लास से बाहर निकाल कर भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है। उनके अंदर नवाचार यानी कि इनोवेशन को जगाया जा सकता है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमें अपना बहुत कीमती वक्त दिया हुआ है, तो बाकी की जानकारी उनसे हासिल करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। मेरा नाम डीएस नेगी है और हम यही कॉर्बेट के नज़दीक सटा हुआ गांव हाथीडंगर, वहाँ पर हमारा विद्यालय है शाइनिंग स्टार स्कूल, और इसी विद्यालय के पास में ही हमारा निवास है। तो यहीं हम लोग रहते हैं और पिछले 20 सालों से इस विद्यालय को हम लोग चला रहे हैं, जो कि 12वीं तक सीबीएसई एफिलेटेड है। 2004 से हमारा यह विद्यालय शुरू हुआ और बहुत छोटे से हमने इस विद्यालय को प्रारंभ किया है। तो आज जो है ठीक ठाक स्ट्रेंथ है और सीखने की प्रोसेस में है और सीखना हमारा जारी है, बस इसी काम में लगे हुए हैं। जैसा कि यहाँ आने से पहले जब मेरी बात हुई थी मेरी टीम से जो सब कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक ये चीज़ बताई कि आप स्कूल में मतलब जिस तरह की नॉर्मल पढ़ाई हर स्कूल में होती है वो तो है ही है, लेकिन आप बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं और उनके साथ मतलब कुछ उनको इस पढ़ाई से इस तरह से आप उनको दे रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट जागे, उनको नई-नई चीज़ें पता चलें और नई तरीके से पता चलें। तो उस बारे में क्या है? नहीं, थोड़ा-सा हम लोग जो है इस तलाश में रहते हैं कि हम क्या कुछ नया बच्चों के साथ कर सकें और क्या कुछ जीवन में नया हम लोग खुद सीख सकें। तो उसी प्रक्रिया में हमें देखने को मिला है कि जो हमारी कक्षाएँ हैं, वो कक्षाएँ बच्चों के लिए एक समय के बाद बहुत बोर करने लगती हैं और उसके उसके पीछे बहुत पुख्ता कारण भी है। हमारी जो मूल प्रवृत्ति है सीखने की, वो है खेल, क्योंकि मनुष्य खेल के माध्यमों से ही सीखते हुए यहाँ तक पहुँचा है। और जब से मनुष्य के जीवन में पाठशालाएँ आई हैं, किताबें आई हैं, तो वो उसको कैद करने की दिशा में बढ़ा है और उसने एक किस्म से बच्चों की जो स्वतंत्र प्रवृत्तियाँ होती हैं सीखने की, खेलने की, वो उससे छीनी है। तो हम इस तलाश में रहते हैं कि बच्चों को हम एक ऐसा माहौल दे सकें कि वो कक्षा की चार दीवारियों से बाहर निकल करके कुछ नया सीख सके, कुछ नया नया जान सके, या यूँ कहिए कि बहुत कंफर्टेबल होकर के वो अपनी लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय करे। इस तलाश में हम लोग रहते हैं और मेरा तो मानना ये है कि सीखने की प्रक्रिया को अगर हम उसको उसमें खुशी मनाने लग जाएँगे तो हमारा पढ़ना लिखना ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तलाश में हम लोग रहते हैं, तो इसीलिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ विद्यालय के भीतर होती हैं, जिसमें हम लोग रंगमंच की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें फील्ड विजिट जगह-जगह जा कर के वो शामिल हैं, जिसमें आप यूँ कहिए कि कठपुतली के माध्यम से सीखने की प्रोसेस को हम लोग शामिल करते हैं, जिसमें विज्ञान खेल गतिविधियों से सीखने की बात हम लोग करते हैं कि हम कबाड़ से जो है कुछ विज्ञान के ऐसे मॉड्यूल्स तैयार करेंगे जो बच्चों को सीखने में उनके अनुभवों को जो है मजबूत करे और सीखना उनके लिए एक आसान प्रक्रिया बने। आपने जो ये अभी पहल शुरू की है, हमारे टाइम पर तो ये था नहीं कभी भी। मतलब स्कूल जाओ और स्कूल में अपना जो भी पढ़ाई-लिखाई हुई वो करके वापस आ जाओ, तो हम लोगों की तो पढ़ाई ऐसी रही कि भई इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी। अभी जो बच्चे हैं जिनके साथ आप ये प्रयोग कर रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आता है इस पर? देखिए सर, वो उस बारे में आकलन कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन अभी के दौर में मैं ये देखता हूँ कि बच्चों के भीतर अ, सीखने को लेकर के बहुत उत्साह रहता है और उस उत्साह में हम लोग जो है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए, इस कोशिश में हम लोग रहते हैं और बच्चे उस सीखने को एंजॉय करते हैं। और अगर मैं अपने ही बचपन की बात करूं तो अ, हमारे खुद के बचपन में थिएटर जैसी गतिविधियां गायब थीं। विज्ञान का एक छोटा सा नियम प्रकाश से संबंधित जो है हम लोग पढ़ते थे।
और वो मुझे अब जाकर के समझ में आया है कि प्रकाश की परिभाषा में हम पढ़ा करते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उस समय वो याद करने की चीज थी। लेकिन जब हम एक बड़े आईआईटीएन है अरविंद गुप्ता, और उनका पूरा एक साइंस लर्निंग प्रोग्राम चलता है, और हमारे यहाँ भी उसी से जुड़े हुए प्रथम एक एनजीओ है, और उसके लोग खासकर आशुतोष उपाध्याय जी हमारे यहाँ आते हैं, और वो इनको बच्चों के साथ इस प्रयोगों को करके देखते हैं। उसके लिए बहुत छोटी सी हमने एक काम किया कि जो लेजर लाइट है वो लिया, और एक डिटॉल की शीशी ली खाली, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल के थोड़ा उसको पानी को पारदर्शिता उसकी कम करी, और वहां लाइट लगा के देखी तो साफ सा दिखने लगा। तो वो जो परिभाषा है वो तब जाके समझ में आई कि यार प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, जबकि उसकी जो हिंदी है वो इतनी क्लिष्ट है कि वो जब का हमने पढ़ा था वो हमेशा वो याद ही रहा। तो जब हमने इस तरीके के प्रयोगों से गुजरना शुरू किया तो कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर विज्ञान को समझने की रुचि पैदा हुई, विज्ञान को अपने अनुभवों से जोड़ने की प्रवृत्तियां विकसित हुई, और बच्चे धीरे धीरे करके इन सब चीजों को सीखते हुए आगे बढ़े हैं, और लगातार वो स्कूल के ऐसे प्रयासों से जुड़ते रहे हैं, और वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी स्कूल से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नया, कुछ अच्छा दे सके। तो इस रूप में हमें ये देखने को मिला है कि इन अभिनव प्रयोगों के इस तरीके के फायदे होते हैं, और बच्चों को निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलता है। जैसा आपने कहा ना कि हमारे स्कूल के टाइम पर ये चीजें नहीं होती थी, तो आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा, ये कहाँ से ये आइडिया आया कि आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएं? मैंने शुरू में ही कहा कि हम सीखने की प्रोसेस में हैं, और उस सीखने की प्रोसेस से यही इस तरीके से धीरे 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 करके चीजें जुड़ती रही। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हम लोगों की जो शिक्षा थी जहां से हमने पढ़ा वो विशुद्ध रूप से सरकारी स्कूल थे, और उस दौर के सरकारी स्कूल और आज के जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें एक बहुत बेसिक अंतर था कि उन सरकारी स्कूलों में बच्चे को आजादी बहुत थी, और उस आजादी से उसके जो सोचने समझना और चीजों को देखने की दृष्टि वो अलग थी। और हमारा जो बाद का जो दौर था जब गवर्नमेंट स्कूल्स धीरे धीरे करके विलुप्त होते गए और वहां से पेरेंट्स पलायन करते गए, और जब प्राइवेट स्कूल्स में आए तो वहां बच्चों को बहुत ही मिलिटराइज करके सिखाने की पद्धति थी, और वो पद्धति हिंदुस्तान के भीतर लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है, जो आपका कॉन्वेंट एजुकेशन है, उसकी देन है। और उसने कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बहुत बुरा प्रहार किया है, उनकी क्षमताओं के साथ, उनके बौद्धिक विकास के साथ। और उस क्रम में हमें एकाएक मतलब अपने छात्र जीवन को खत्म करते हुए, क्योंकि छात्र जीवन में हम लोग एक वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े हुए थे, और वहां थोड़ा इस तरीके की चीजों को लेकर के थोड़ा खुलापन था, थोड़ा चर्चाएं थी। तो उसी चर्चा में एक दिमाग में ये विचार ये भी आया कि यार एक स्कूल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सोचने की, बोलने की, काम करने की आजादी। और उस तलाश में फिर हम इस स्कूल की दिशा में बढ़े, और तब फिर यहाँ पे सवाल यही आता है कि आप सवाल तो करते हैं कि फलानी शिक्षा पद्धति खराब है, ये खराब है, ये खराब है, लेकिन उसका अल्टरनेट क्या है? तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि अल्टरनेट दे पाना। और खासकर आज भी हम 20 सालों की अपनी यात्रा के बाद आज भी इस तलाश में है कि इसका अल्टरनेट क्या हो, कि भाई जो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात करे, या जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ नई चीज लाने की बात करे, तो उस बदलाव हो तो उसके लिए उसके रास्ते क्या हो, कैसे करके हम उन बदलावों की बात करते हैं। तो तब जाकर के ये विचार दिमाग में बना, और फिर से वहां से ये बात शुरू हुई कि नहीं, हमें नवाचार की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें पढ़ने पढ़ाने के परंपरागत ज्ञान से हट करके एक प्रयोगात्मक ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में हम बढ़ने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। मैं तो अभी ये मानता हूँ बहुत पहले पायदान में, क्योंकि हो ये गया है कि आज के दौर में जब से
पब्लिक स्कूल्स आए, पब्लिक स्कूल्स के बाद सूचना के तमाम माध्यम वो बदले हैं, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के जीवन में जो बदलाव मैं देखने को मिलता हूँ कि आज की पीढ़ी की जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उससे अपने आप को मुक्त मान ली है, और कहीं ना कहीं उसकी देन हमारी एजुकेशन है जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर रही है। तो हम इसी प्रयास में हैं कि अगर बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाएं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सामाजिक रूप से सोशल रिस्पॉन्सिबल बने और वो खड़े हों, किसी गलत के खिलाफ खड़े हों, सही के पक्ष में खड़े हों, और कहीं ना कहीं वो जो है एक्सप्लोर कर सकें अपने ज्ञान को, अपनी पढ़ाई लिखाई को। तो इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और यही से विचार आया है। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जब मतलब स्कूल जाते थे तो उस टाइम मतलब कैसे आप विद्यार्थी थे, कितने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते थे या शरारतें ज्यादा थी या कैसे था मतलब? मतलब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताऊं तो पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत ही अव्यवस्थित रही है, और उस अव्यवस्थित रहने का कारण ये है कि हमारे पिताजी जब इस शहर में आए तो वो बहुत मतलब बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और धीरे धीरे करके जैसे चीजें जुड़ी हैं तो प्राइमरी एजुकेशन एक यहाँ के उस दौर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई। प्राइमरी स्कूल के बाद फिर अचानक से ये हुआ कि स्कूल बदलना है, वो 5वीं तक था, और बड़े स्कूल में पढ़ाने की स्थिति में थे नहीं, शहर से बाहर भेजने की स्थिति में थे नहीं। तो फिर एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो स्कूल होते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, वहां से 8वीं तक की पढ़ाई हुई, और उसके बाद GIC जो सरकारी स्कूल है वहां तक की पढ़ाई, वहां फिर पढ़ाई हुई। और पढ़ाई में बहुत भटकाव थे, और भटकाव की जो वजहें थी उन वजहों ने शायद इस दिशा में लाने की कोशिश की हो। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, IQ लेवल पे कहें या मैथमेटिकल स्किल्स पे कहें, उस पे बहुत अच्छी कमांड थी, लेकिन भाषागत स्तर पे स्थिति बहुत खराब थी, और पढ़ने के प्रति एक माहौल घर के भीतर था भी नहीं। और चूंकि घर का सबसे बड़ा था तो बहुत सारी छूटें जो बड़े लड़के को होती है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी जो होती हैं, उसके पशोपश में पढ़ाई हमारी मतलब 12वीं तक की बहुत औसत दर्जे की रही। लेकिन 12वीं के बाद फिर जहां से हम लोग CPIML के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आइसा, उससे जुड़े, तो उसने जीवन में बहुत बदलाव किए हैं, और उन बदलावों में मतलब मैं तो यूं कहूंगा कि अमूलचूल बदलाव किए हैं हमारे सोचने के स्तर पे, हमारे जीवन के स्तर पे। और 10 साल हमने उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जिया है, और आज हम जितना भी चीजें सोच पा रहे हैं, जितनी भी चीजें कर पा रहे हैं, वो उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान जो हमारी सोच थी उसका नतीजा है। उस दौर में हम बहुत अच्छे से मुझे याद है कि 98 में हम बोला करते थे कि यार जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो बहुत महंगी होने वाली है, और वो मतलब 1-1 1.5 लाख रुपए आपको फीस देनी होगी। तो उस दौर के बच्चे हमको देख के हंसते थे कि अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं। और जब आज हम अपने बच्चों को देखते हैं, जब वो 12वीं पास करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, तो वास्तव में इतनी फीस है, इससे भी कई गुना ज्यादा फीस है। तो तब लगता है कि उस दौर में हम कितने आगे की बात कर रहे थे, हम कितना आगे का सोच रहे थे। तो उसी सोच ने हमें इस दिशा में लाए, और तब उसी सोच की वजह से आज थोड़ा सा हम ये सब चीजें सोच पा रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई का तो बस यही ज्यादा मतलब 12वीं के बाद ही जो पढ़ाई करी है वही पढ़ाई काम आ रही है। अगर 10वीं और 12वीं भी पढ़ा है तो उस टाइम की 10वीं 12वीं में और आज की 10वीं 12वीं में फर्क है? पढ़ाई का स्तर बढ़ा है या घटा है, क्या कैसा लगता मतलब? नहीं, उस देखिए ना, जो भी मेरा तो अपने मानना है कि जो पीढ़ी आगे आती है वो पुरानी वाले से बहुत ज्यादा एडवांस होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस समय की पढ़ाई बहुत कठिन थी और बहुत अच्छी थी, और आज की पढ़ाई जो है बहुत आसान है। आज बच्चों के लिए बहुत स्ट्रेस है। उस दौर में हम छठी के बच्चे को ये नहीं सोचते थे कि वो ये कहे कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे डॉक्टर के लिए कोचिंग के लिए भेज रहे हैं। आज स्कूल में छठी से पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि यार आप इसको कोटा कहाँ भेज रहे हो। 6 का बच्चा 12वीं की कोचिंग के लिए कोटा जा रहा है। तो ये कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो बच्चों के पास आज की तारीख में दबाव बहुत है। उन दबाव ने बच्चों के बचपन को खत्म कर दिया है। हमने बचपन जिया है। कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो आज बच्चे बहुत एडवांस हैं,
अपने करियर के बारे में सोचने के लिए उनके सोशल मीडिया के आने से उनके कई सारे पहल खुली हैं और बहुत सा फायदा ये हुआ है कि बच्चे खुद अपने बारे में जान पा रहे हैं, जो कि हमारे दौर में नहीं था। तो आज की पढ़ाई तो बहुत एडवांस हो चुकी है और बच्चे बहुत चीजों को सीख भी रहे हैं और बच्चों पे तमाम तरीके के दबाव हैं, लेकिन वो करते हैं। मतलब तो मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब अ, अभी का दौर तो थोड़ा सा बेहतर मैं महसूस करता हूँ। दबाव की जो बात है, ये दबाव है, ये क्या सही है? मतलब जैसे हम लोगों ने कहा ना कि हम लोगों के पास खेलने कूदने का बहुत समय था, आजकल के बच्चों के पास वो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो दबाव, जो प्रेशर उसके ऊपर है, वो भी लगता है कि मतलब उसका वो जो बचपना है वो कहीं ना कहीं इससे एक तरह से छिन रहा है। हाँ, दबाव तो आज के दौर में बहुत घातक है और उस दबाव की वजह से ही आप देख रहे होंगे कि सुसाइड और ये सारी चीजें हो रही हैं और उसने कहीं ना कहीं बच्चों के बचपन को छीना है। लेकिन अगर इन दबावों से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो निश्चित तौर पे माँ बाप की बहुत बड़े स्तर पे काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अमूमन हिंदुस्तान में अ, बच्चों के प्रति जो ट्रीटमेंट होता है माँ बाप का, जो मैंने महसूस किया है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करें, ये एक कॉमन धारणा है। उस धारणा की वजह से बच्चों का बचपन स्पॉइल होता है, उसकी वजह से बच्चों पे तमाम तरीके के दबाव आते हैं। लेकिन इसका अल्टरनेट अगर आप खोजने की बात करें तो कहीं ना कहीं यही है कि हम प्रयोगात्मक शिक्षा से जोड़ें और हम ऐसे उदाहरण समाज में पेश करें कि माँ बाप मतलब बच्चों के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार या उनको जो चीज अच्छी लगती है उसके अनुसार उसके करियर का चयन करें। तो इसको लेकर के हम कई तरीके के प्रयास करते रहते हैं, कई तरीके के काउंसलिंग सेशन होते हैं, अ, विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाते हैं जो बच्चों से इस तरीके की दिशा में उनके माँ बापों से बातचीत करें। तो ये दबाव तो है ही, इस दबाव से मुक्त होना है। और ये दबाव अब ज्यादा घातक हो गए जब से एआई हमारे जीवन में जुड़ा है। उस एआई ने क्या किया है कि उसने कैटेगराइज कर दिया है कि वो अब हमारे मस्तिष्क से खेलने लगा है, वो बच्चों के दिमाग से भी खेलने लगा है। आज तक इंटरमीडिएट की एजुकेशन में मतलब अंतर जो दिखने को मिला है कि हमने अध्यापकों से पढ़ा, आज के दौर में जो अध्यापक है पब्लिक स्कूल के, उसको बच्चे अध्यापक नहीं मानते हैं, उसको फैसिलिटेटर मानता है। ये बहुत बड़ा अंतर है और उसकी वजह से तमाम सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये जो प्रेशर और दबाव और ये सारी चीजें, चाहे उसमें आज का एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हम कहते हैं कि एआई भी आने से काफी वो हो गया, दबाव को कम करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए, और जो आप कार्य कर रहे हैं वो उसमें कितना मददगार है? देखिए, हम जो मतलब उसको दबावों को कम करने की बात करें तो हम थोड़ा सा बच्चों के साथ लग करके हम ये आत्मविश्वास पैदा करते हैं बच्चों के भीतर कि आपके भीतर ये पोटेंशियल है और इस दिशा में हमें जाना चाहिए। जैसे किसी बच्चे की कला बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हो, लेकिन माँ बाप को ड्राइंग में कोई फ्यूचर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे फिर स्कूल का, काउंसलर्स का रोल हो जाता है कि माँ बाप से जाके बात करे, उनको बताए कि भाई कला में भी ये भविष्य है। तो प्रयास तो बहुत छोटे स्तर का है, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे प्रयास हम स्कूल के भीतर बच्चों के संग, माँ बाप के संग करते रहते हैं। किसी बच्चे को वैज्ञानिक बनना है, उस दिशा में जाना है, और वहीं उस बीच वो जो है सरकारी किसी नौकरी में निकल जाता है, तो वहां पे फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप को की काउंसलिंग करें कि नहीं, इसने जो अपने लिए चीजें तय की हैं उसको उस दिशा में जाने दो। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन बनाते हुए बच्चों के साथ, माँ बाप के संग बातचीत करते हुए कोशिश करते हैं कि इन दबावों पे काम किया जाए और थोड़ा उसका लाभ भी मिलता है। कहते हैं कि गांव की पढ़ाई या पहाड़ की पढ़ाई, मतलब वो ना के बराबर ही होता है दिल्ली के कंपैरेटिवली, किसी बड़े शहर के कंपैरेटिवली। कि यहाँ से एक पढ़ा हुआ लिखा बच्चा, 10वीं 12वीं पास किया बच्चा जब वहां जाता है तो वो उस उनके जो वहां का जो लेवल है ना उसको मीट नहीं कर पाता। तो देखिए, मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर आप इसी काम से जुड़े हुए हैं तो आप एक छोटा सा शोध भी कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को हम सफल माना कि भाई ये होना सफलता का मानक है,
किसी कंपनी का CEO होना, कहीं मैनेजर होना, कहीं प्रोफेसर होना, कहीं कुछ होना, ये अगर सफलता का मानक है, तो आप हिंदुस्तान के भीतर देखिए कि जो सारे बड़े पदों में लोग हैं, IAS से लेकर के तमाम, वो हिंदुस्तान के गांव से निकले हुए लोग हैं, पहले भी और आज भी। शहरों की भागीदारी जो सफलता के मानक है, उसमें मैं बहुत कम देखता हूं, और उसका रीजन ये है कि जो छोटे कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, उनके भीतर उन उन शहरों में रहने वाले बच्चों के भीतर कहीं ना कहीं लड़ने की एक क्षमता रहती है, जो कि शहरों के भीतर के बच्चों के भीतर मैं इस रूप में नहीं देख पाता हूँ कि उनके भीतर कोई कुछ लड़ने की जो क्षमताएं होती है उसका अभाव रहता है। तो इस रूप में तो नहीं देखना चाहिए कि शहरों के बच्चे जो हैं बहुत काबिल होते हैं, और ये है कि संसाधन उनके पास नजदीक है, और यहाँ थोड़ा संसाधनों का अभाव है। लेकिन यहाँ जो है मुझे तो आज की तारीख में भी जो हमारे पुराने बच्चे निकले हुए हैं, अभी हमारे कुछ बच्चे एक IIM रोहतक में फैकल्टी हुआ है, तो वो हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है। कुछ बच्चे मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इस रूप में देखने को नहीं मिलता, और उनसे बातचीत करके जो मुझे महसूस हुआ है, वो कहीं ना कहीं छोटे शहर में जो मतलब बच्चे को जो मतलब एनर्जी मिलती है चीजों को तलाशने की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस रूप में तो मैं नहीं देखता हूँ उन चीजों को। थोड़ा कंपटीशन भी वो हो जाता है कि मतलब आपको यहाँ पे पूरी आज़ादी भी मिल जाती है, उतना वो स्ट्रेस नहीं है। दूसरा फिर क्या है कि जो एनवायरनमेंट है उसका भी फर्क पड़ ही जाता है ना हम लोगों के उस पर। तो अब क्योंकि यहाँ उत्तराखंड के अंदर, रामनगर के अंदर, जो आप चाहे मौसम की बात कह लीजिए, आपके आस पड़ोस की बात कह लीजिए, वो सारा कुछ इतना खुला है, तो शायद उसका भी कुछ तो फर्क पड़ता है ना बच्चे के अपब्रिंगिंग पर जो भी होता है। नहीं, अब तो सेहत बच्चे की सही रहती है, पॉल्यूशन है नहीं, स्ट्रेस नहीं है। और जो शहरों में जो खास किस्म का एक नए तरीके का स्ट्रेस रहता है कि मेरे पास माना 100 रुपए की पेंसिल है, तो यहाँ दूसरे वाले बच्चे पे भी 100 रुपए की पेंसिल होगी। वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, किसी पे 1000 की भी होगी, किसी 2000 की भी होगी, किसी पे 10,000 की भी पेंसिल होगी। और जो 1000 रुपए की या 100 रुपए की पेंसिल वाला होगा, वो हीन भावना से भी ग्रसित होगा। तो यहाँ तो इस रूप में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको देखने को तो मिलेगा ही छोटे शहरों में कि ये सारी चीजें नहीं रहती हैं। अब तो रामनगर छोटा शहर नहीं रहा, रामनगर हब बन चुका है। आप किसी भी चीज में आप नाम लो। दूसरा, आर्ट फील्ड के लिए भी रामनगर काफी वो है। तो अभी जो आप अपने स्कूल में जो काम बच्चों के लिए कर रहे हैं, जिस तरह की उनको चीजें और एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि पढ़ाई इजी हो, वो आप कैसे और उसको आगे लेके जाने वाले हैं भविष्य में? क्या उसके लिए आप देख रहे हैं? भविष्य को लेकर के तो अभी मतलब लर्निंग प्रोसेस से ही जुड़े हुए हैं, और थोड़ा सा हम मतलब अगर ये कहे कि मैं अपने स्तर पे किसी आदर्श स्कूल की कल्पना करूं कि आदर्श स्कूल कैसा होना चाहिए, तो मेरी समझ से मतलब क्योंकि कई सारे प्रयोग हम अभिभावकों के कारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर स्थितियां सब कुछ ठीक ठाक रही तो मेरे लिए हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल होना चाहिए कि जहां बच्चे को सीखने की आजादी हो, वो तय कर सके कि मुझे ये चीज सीखनी है और मैं उस चीज को सीखूंगा। उसके लिए वो सारी चीजें स्कूल के भीतर होनी चाहिए। वो उसको सिलाई का काम सीखना है तो उसके लिए वहाँ एक पूरा एक सेटअप होना चाहिए। उसको थिएटर करना है तो थिएटर के लिए पूरा एक चीजें उसके लिए मौजूद होनी चाहिए। उसको सीखना है कैमरा चलाना, उसको सीखना है तो वो उसके लिए माध्यम होना चाहिए स्कूल के भीतर की वो उसकी बेसिक्स सीख सके। उसको म्यूजिक सीखना है तो उसके बेसिक्स वो सीख सके। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर स्कूल के भीतर बने कि वहाँ हर तरीके की प्रतिभाओं को खोजने का काम, उनको तराशने का काम उस विद्यालय के भीतर हो। मेरे को एक घटना याद आ रही है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो अगर वो उसको मतलब उस घटना के बारे में अगर थोड़ा सा फोकस होकर के वो चीजें जाए तो वो अपने आप में बहुत अद्भुत होंगी। एक बड़े कठपुतली सिखाने वाले और थिएटर इन पपेट्री में काम करने वाले रामलाल भाट, वो 2 बार हमारे स्कूल आ चुके हैं, और जब भी बच्चों के साथ कोई भी गतिविधियां होती है तो मैं उसमें मौजूद रहता हूँ। तो एक छोटी सी घटना है, लॉकडाउन के पहले वो हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कक्षा 4 के बच्चों के साथ जो है कठपुतली मतलब हैंड पपेट बनाने की कोशिश करी। उन्होंने
बर्ड्स बनाने की बात कही कि बर्ड्स बनाई जाएगी, तो कुछ अखबार से, कुछ डंडी से, कुछ ऊन के उससे तो बर्ड्स बना रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपने इस चीज को क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि भाई हम गणित पढ़ाते हैं, लेकिन उस गणित में हम क्या पढ़ा रहे हैं? पहाड़े पढ़ा रहे हैं, हम जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसमें आकार को महसूस करना नहीं बता रहे कि बकरी चिड़िया का सर इतना बड़ा है, चोंच इतनी सी है, तो एक अनुपात है। हाँ। उस अनुपात को देखना नहीं सिखा पा रहे, तो हम उस पपेट्री के माध्यम से उसको सिखाते हैं। तो वो मैं उनको देख रहा था कि एक बच्ची को देखे जा रहे थे और वो बच्ची ने क्या किया कि चोंच बना रही थी। तो 7-8 बार तक वो चोंच बनाती रही, लेकिन वो चोंच कभी बड़ी बन जा रही थी, कभी छोटी बन जा रही थी। उन्होंने उसको टोका नहीं, और जब वो चोंच पूरी तरीके से बन पड़ी तो वो चिल्लाए वाह, और उनकी आंखों से आंसू आए। तो थोड़ी देर में जब ये सारे घटनाक्रम खत्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब आपकी आंखें नम क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि यह है कि इस बच्ची ने 7वें-8वें प्रयास में सही चीज बनाई। तो तब मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे की लर्निंग को एंजॉय कर सके। और कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीजें बहुत बारीक चीज है, लेकिन गायब रहती है। हम लर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में जो अध्यापक उसका एक रोल होता है। तो उस कड़ी में जब आगे की वो वर्कशॉप चली, उस वर्कशॉप के बाद उनसे बातचीत हुई, तो उस पपेट्री में मतलब जो मैंने सीखा बच्चों के साथ, तो बच्चों ने अपने भीतर की बात कहनी शुरू करी। कुछ बच्चियां ऐसी थी कि जो बोलती नहीं थी, अपनी चीजों को शेयर नहीं करती थी, तो उन्होंने उनकी उस प्रॉब्लम को जाना और कहा कि यार ये कठपुतली है, ये चिड़िया है, तुमसे बात करेगी और तुमने इससे चिड़िया बन के बात करनी है। तो लड़की ने, उस बच्ची ने 2 वे कम्युनिकेट करा, एक बार चिड़िया बन के, एक बार खुद बन करके। तो कहीं ना कहीं उसके भीतर की चीजें निकल के आई और वो बोलने की तरफ बढ़ी। तो स्कूल मतलब स्कूल की जो मतलब आगे की जो मतलब अगर मैं कहूँ दिशा की बात कहूँ या ऐसा होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम लोग मतलब अपने आप को समृद्ध कर सके अपने विद्यालय को, तो मैं इसी तरीके के विद्यालय की कल्पना करता हूँ कि जो मतलब बच्चों के सीखने को एंजॉय करें, और उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि संसाधन तो आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बहुत बड़ी चीज हो गई है कि बहुत मतलब स्कूल जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्विमिंग होना चाहिए उसमें, हॉर्स राइडिंग होना चाहिए उसमें, आपका जो है शूटिंग होना चाहिए उसमें, तमाम तरीके के खेल संसाधन होना चाहिए, लेकिन उसमें सीखने सिखाने की चीजों को एंजॉय करने के लिए जगह ही नहीं होती है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम हमारा स्कूल मतलब डेवलप कर सके तो इसी रूप में डेवलप करें कि हम बच्चे के सीखने की खुशी को हम देख सकें, मतलब कि यार हाँ, इस बच्चे ने आज ये सीखा और आज वो इतना खुश है, तो वो हमारे लिए उपलब्धि होगी, और इसी दिशा में हम अपने विद्यालय को ले जाने की ओर बढ़। लॉकडाउन के बाद से जैसे आप कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, ये सब आ गया है, इससे कितना वो फर्क पड़ रहा है? देखिए, इससे फर्क मैं इस रूप में देखता हूँ कि पीटर ग्रे की एक किताब है शिक्षा के अर्थ, इंग्लिश में मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो किताब जो है पढ़नी बहुत जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं कि हमारी जो सीखने की मूल प्रवृत्तियां थी वो खेल थी। हाँ। और लॉकडाउन के बाद मैंने ये देखा कि खेल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कि बच्चा मोबाइल के भीतर जब इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए गेम बने हुए हैं, और उस गेम में वो सब कुछ भूल जा रहा है। अब हम उसको टोक रहे हैं कि यार ये तू मोबाइल मत चला, यही तो कहते हैं उससे, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि इस मोबाइल का अल्टरनेट क्या है। मैं पढ़ने में उतना मजा थोड़ा आ रहा है जितना मोबाइल में गेम खेलने में आ रहा है, तो क्यों पढ़ाई करेगा? भाई हम ही है, हमको कोई ऐसा काम दे दिया जाए कि जिसमें हमें मजा ही नहीं आएगा, हम कहाँ से कर लेंगे? बिल्कुल है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ हो रहा था। तो मेरे को तो ये देखने में मिला है कि मोबाइल में जो मतलब खेल है, जो गेम है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि बच्चे की मूल सीखने की प्रवृत्ति खेलना है, और यदि हम मोबाइल को हटाने की बात कर रहे हैं या उससे हट करके हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन प्रोसेस में इतना मनोरंजन होना चाहिए कि वो इसको रिप्लेस कर सके। यदि उसमें रिप्लेस करने का दम है तो बच्चा उसको करेगा। और इसीलिए मैं देखता हूं कि जब बच्चे थिएटर करते हैं
तो जो ये बच्चे हैं जो थिएटर कर रहे हैं, ये फिर बहुत ज्यादा मोबाइल के आदी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उससे ज्यादा मजा इसमें आने लगा। हाँ। तो यही चीज है कि जैसे फील्ड के गेम है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, अगर वो बच्चा खेलेंगे और उसी में जा रहे होंगे तो वो फिर मोबाइल बहुत ज्यादा नहीं वो करता है, क्योंकि फिर उसको पता है कि इसमें लिमिटेड रहना है। तो ये चीज तो देखने को मिली है कि भाई हमें इस प्रवृत्ति पे अगर अंकुश लगाना है तो इसका अल्टरनेट खोजना पड़ेगा, और इसके अल्टरनेट यही है। आपको किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वैसे पर्सनल उस पे? क्या मतलब सिंगिंग गाना पसंद है, या आपको भी थिएटर पसंद है, या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना? मैं तो श्रोता रहा हूँ। अच्छा। श्रोता होना सबसे बड़ी बात है। मतलब आपने ये कहते हुए सब कुछ सुना ही होगा कि मतलब आप बोलते बहुत अच्छा लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं है, लेकिन श्रोता होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं श्रोता रहा हूँ, और बचपन में तो मुझे शैतानियां करना बहुत पसंद था, और बाकी फिर जैसे अपने छात्र जीवन में जुड़े तो फिर तब थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक लगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई भी किया करी। अपने टाइम पे थिएटर वगैरह? थिएटर अपने टाइम में, क्योंकि हमें थिएटर के बारे में पता ही ग्रेजुएशन के समय लगा, उससे पहले पता ही नहीं था। और फिर ये हुआ कि थिएटर करना है, थिएटर करना है। कई बार टीमें भी इकट्ठी करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई सिखाने वाला मिले, कोई कुछ हो। तो फिर एक बार हमने जो है एक नुक्कड़ नाटक किया था अपहरण भाईचारे का। अच्छा। और वो हमने मतलब कम से कम संगठन की तरफ से ही किया था, लेकिन गांव गांव गलियों गलियों में किया, और वो लगभग लगभग 15-16 दिन तक लगातार किया। अच्छा। तो थिएटर गतिविधि एक ही है हमारे जीवन में बस। अभी जैसे अब यहाँ थिएटर वगैरह क्लासेस होती हैं तो उसमें भी आप भी तो जुड़ते ही हैं बच्चों के साथ में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कुछ ऐसा जो चीज आप शेयर करना चाहते हैं कि जो देख के लगता है कि हाँ यार ये बदलाव के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए तो है ही है। थिएटर हो रहा होता है, उनके बीच में जाना बहुत अच्छा लगता है, उनकी गतिविधियों को करना बहुत अच्छा लगता है, उनके संग इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा लगता है। बस बाकी बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच के बदलावों को देखना अच्छा लगता है। आपने जैसे बताया कि जो भी चीजें हमने क्लास से बाहर लेकर आए हैं, तो इसको अगर हम अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें इससे रिलेटेड कि ये क्या है, क्यों है और इससे क्या होने वाला है, तो किस तरह से वो हमसे जुड़े या इस तरह की चीजों को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे करें? देखिए मतलब अगर ऑडियंस को अगर हम ध्यान में रखते हुए बोले, और अगर ऑडियंस अगर माँ बाप है मतलब माना, तो उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ इतनी कोशिश करें कि वो अपने बच्चे को पहचाने, कि उनका बच्चा आखिर मतलब होता क्या है कि बच्चे के भीतर एक मतलब हर किसी बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ देखने का एक दृष्टि होती है, और जिसको हम कहते हैं कि ये इसको जो है बाय बर्थ या गॉड ने दिया हुआ है। लेकिन होता यह है कि उसका उसकी दृष्टि होती है, उस दृष्टि में उस बारीकियों को वो देख लेता है। जब वो बारीकियों को देख लेता है तो उस दिशा में अगर हम उसको ले जाएंगे तो उस दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। और ये माँ बाप को कोशिश होनी चाहिए कि वो उन बारीकियों को पहचाने कि मेरा बच्चा किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इस दिशा में अगर वो सोचते हैं तो निश्चित तौर पे बच्चे के लिए कुछ नया होगा। दूसरा, जो माँ बाप मतलब हमेशा इस बात को लेकर के दुखी रहते हैं कि यार हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप देखें आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो आप घर के भीतर पढ़ने के कितने अवसर पैदा कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में घर में आप खुद भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ अखबार ही पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन ही पढ़ते हैं? तो अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर घर के भीतर भी पढ़ने का माहौल बनेगा। तीसरी बात यह है कि हमें कम से कम अगर हम एजुकेशन और इन सब चीजों की बात करें तो हमें जो परफॉर्मिंग आर्ट होती है मतलब उस पे ज्यादा थोड़ा सा बच्चों को फोकस करते हुए आगे पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहिए, ताकि बच्चे के जो रचनात्मक कौशल है वो विकसित होते हैं, और कहीं ना कहीं वो उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास आता है जब हम इन तमाम तरीके की रचना कर्मों की बात करते हैं, कि उसको लेखन की बात कर रहे हैं, थिएटर की बात कर रहे हैं, ड्राइंग की बात कर रहे हैं, पेंटिंग की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक नई दिशा बच्चे को मिलती है। तो यही मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, और उस ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो कोशिश ये करें कि जो बच्चे को अच्छा लगे वो करने के तरफ वो बढ़े। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो आपने पहल की है, जो बच्चों के साथ आप एजुकेशन को लेकर इतना काम कर रहे हैं, आई होप कि इसको लेकर दूसरे विद्यालय, दूसरे स्कूल भी कुछ सीखें, समझें
बच्चे और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी इस चीज़ को जाने पहचाने कि आज़ादी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो, और उन बच्चों के भविष्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इतना कीमती वक्त बिताने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहूँगा कि ये चीज़ बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो सकता है। कि हम लोग ये कहते हैं कि आर्ट फील्ड में स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है और कुछ भी आगे वो नहीं होता, तो बच्चा पढ़ाई करे तो ही ज़्यादा अच्छा है। बट पढ़ाई करे वो अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ-साथ में ये होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, ये मतलब कई बार हमें पता नहीं चल पाता है, और हो सकता है कि वो इस फील्ड में कितना कुछ अच्छा कर जाए। तो रोक-टोक की बजाय उसको समझकर उसको सपोर्ट करना चाहिए। यही हमने सर से आज जाना, सीखा, एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर एक नए एपिसोड में हम एक नए गेस्ट के साथ आपको एक नया वीडियो फिर से देंगे। नमस्कार। थैंक यू सर।